तो गाइज आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहता है बीपीएससी। 70th बीपीएससी में भी पूछा था और 69th बीपीएससी में भी पूछा था, चंद्रयान 3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आज की क्लास में हम इसरो के जेनेसिस से आज तक के सफ़र को देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अभी तक इसके इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं, चाहे वो लॉन्च व्हीकल के सेक्टर में हो, चाहे सैटेलाइट्स के सेक्टर में हो। ठीक है, ब्रॉडली हम ये सब देखने जा रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहले अगर शुरू करें ना, तो इसरो जो है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है, जिसको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें ना, तो इसरो का जो जेनेसिस था या इसका ओरिजिन जो था, इसका इंसेप्शन जो था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डॉक्टर अनुसुईया साराभाई, ये उन्हीं के फैमिली से रिलेटेड थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और 1960s में ये स्पेस प्रोग्राम पे इंडिया में शुरुआत करते हैं और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1960s में अगर आप देखिएगा, तो इनको स्पार करके, इसरो से पहले इनको स्पार करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था 1962 में, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में ये बनाया गया था, जो कि डॉक्टर साराभाई के कोशिश का ही नतीजा था। ठीक है, इनके साथ साथ एक डॉक्टर रामनाथन भी थे। इसके बाद से क्या होता है, 1962 के बाद से 1963 में इंडिया जो है अपना पहला रॉकेट लॉन्च करता है। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करता है जिसका नाम क्या था? नाइकी अपाची रॉकेट। ये कहाँ का बना हुआ रॉकेट था? ये यूएस मेड रॉकेट था और इसमें दूसरे देश का भी कोलैबोरेशन था, फ्रांस का भी था, इंडिया का भी था। जो इसका रॉकेट का जो इंजन था वो इंडिया ने बनाया था। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? थुम्बा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन करके, केरला में एक जगह था, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 1962 में हम देखते हैं इनको स्पार बनता है। 1963 में हम पहला रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, हालांकि वो इंडियन मेड रॉकेट नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंडियन मेड रॉकेट पहला कौन सा था? तो वो 1967 में आता है, जिसका नाम है रोहिणी। रोहिणी 75। ये पहला फर्स्ट इंडिया मेड रॉकेट था जिसको कि इंडिया ने लॉन्च किया। उसके बाद से क्या होता है, 1967 के बाद 1969 में हम देखते हैं कि इनको स्पार जो है वो इसरो में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो 1962 में इनको स्पार बना था ना, वो 1969 में जाकर के इसरो बन गया। ठीक है, और यही वह साल था 1969 ही, जिस साल हमने अपना पहला लगभग 100% इंडिजिनस या इंडिया मेड रॉकेट जो था, ये जो था रोहिणी 75, ये 100% इंडियन नहीं था, लेकिन 1969 में ही ना हमने पहला ट्रूली इंडिजिनस रॉकेट बनाया। फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनस रॉकेट हमने बनाया जिसका नाम क्या था? सेंटोर। ये लगभग 10 kg का था, इसीलिए इसको हम पेंसिल साइज रॉकेट भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा सा था। 1969 में अगर आपको कंपेयर करना हो ना कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम और दूसरे देशों का स्पेस प्रोग्राम 1969 में कहाँ था, तो उसको आप इस हिसाब से देख सकते हैं ना कि 1969 में जब हम अपना पहला 10 kg का रॉकेट बना रहे थे ना, उसी टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पे भेज रहा था। सबसे पहली बार मून पे जाने का काम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही किया था, अपोलो मिशन के ज़रिए। तो ये मिशन जो था ये 1969 में ही हुआ था। तो सोचिए कि कितना एडवांस था यूनाइटेड स्टेट्स हमसे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1969 के बाद? 1969 के बाद ना 1972 में
1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है कब बनता है? 1962 में। तो आप देख रहे हैं कैसे पहले इनको स्पार बना, फिर हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया नाइकी अपाची, फिर रोहिणी 75 को लॉन्च किया, फिर इनको स्पार को लॉन्च किया, फिर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया। उसके बाद से क्या हुआ? जब हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना दिया ना, उसके बाद से हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाना शुरू किया। ये भी रॉकेट जैसा ही होता है। अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट है तो उसको लॉन्च करने के लिए कुछ व्हीकल तो चाहिए ना, जो ऐसा होता है, आप देखते हैं अक्सर लंबा सा बूस्टर वगैरह साइड में लगा होता है। इसी को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? लगभग 1980 के आसपास से हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, पहले पहले ये इवोल्यूशन देख लेते हैं कि हमने सैटेलाइट्स कैसे बनाए। उसके बाद से मैं अलग अलग टाइप ऑफ सैटेलाइट्स बताता हूँ आपको। ठीक है, ताकि एक जो फ्लो बना है हमारा, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए थे एक क्रोनोलॉजिकल फैशन में, वो चीज़ हमारा एक क्रोनोलॉजी बना रहे हैं। उसके बाद से हम अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने सैटेलाइट बनाया था ना, सबसे पहला जो सैटेलाइट हमने बनाया था 1980 में बनाया था, जिसका फुल फॉर्म था, ये एक्रोनिम ये था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। 1980 में हमने बनाया था, जिस पे जो हम पेलोड लेकर के जा सकते थे ना, मैक्सिमम 40 केजी का पेलोड लेकर के जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये कितना छोटा होगा, एक आलू के बोरी के बराबर होगा ये। तो इतना कम लोड लेकर के जा सकते थे, जबकि अभी हम जो हमारे पास लेटेस्ट सबसे हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, GSLV मार्क 3 या LVM मार्क 3 जिसको हम कहते हैं, वो 4000 केजी से ज़्यादा का मास या पेलोड कैरी कर सकता है। तो आप सोचिए हम 40 केजी से 4000 केजी तक का सफ़र हमने कैसे 1980 से लेकर के 2025 तक 45 साल के टाइम पीरियड में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इवोल्यूशन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने 1960 से लेकर के 1972 तक का डेवलपमेंट देख लिया था, मेजर डेवलपमेंट इसरो का। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का देखते हैं। सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब बना? 1980 में, जिसका पेलोड कैपेसिटी 40 केजी था, और इसमें फ्यूल कैसा था? सिर्फ सॉलिड था। लो अर्थ ऑर्बिट तक ये जा रहा था। ठीक है, उसके बाद से हमने बनाया 1987 में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका पेलोड कैपेसिटी 150 केजी था। यही बढ़ता है धीरे धीरे, आप इधर जैसे जाते जाएंगे ना, तो पेलोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इवोल्यूशन वही होता है। इसमें भी फ्यूल जो था सिर्फ सॉलिड था, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 1987 के बाद 1994 में हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। ठीक है, आप देखिए 40 केजी से हम 150 केजी तक पहुंचे थे, लगभग 3 गुना हमारा ग्रोथ हुआ था ASLV में। लेकिन ASLV से PSLV तक हम गए ना, तो एक ही बार लगभग 10 गुना से ज़्यादा फ़र्क हो गया। पहले हम 150 केजी तक लेके जा सकते थे, उसके बाद हम 1860 केजी तक लेके जाने लगे। तो आप सोचिए लगभग 10 गुना। ये इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने अपने प्रोपल्शन में फ्यूल जो होता था, उसमें सॉलिड के साथ साथ हमने लिक्विड भी यूज़ किया इसमें। ये 2 स्टेज होता था। प्रीलिम्स में पूछता है ना, 1 स्टेज 2 स्टेज। सॉलिड का मतलब हुआ 1 स्टेज, और सॉलिड और लिक्विड भी जब आ गया तो ये 2 स्टेज हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे जा सकता था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ये जा सकता था। ठीक है, उसके बाद से मेजर डेवलपमेंट हुआ GSLV में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये जी का फुल फॉर्म ये हो गया। इसका डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ था? इसका डेवलपमेंट जो था ना, 1990 से लेकर के अभी तक चल रहा है। 1990 में पहला GSLV आया, उसके बाद से मार्क 1 आया, फिर मार्क 2 आया, मार्क 3 आया। जो लेटेस्ट मार्क 3 था वो कब आया था? 2017 में। तो ये डेवलपमेंट GSLV का अभी तक चल ही रहा है। जो सबसे पहला हमने GSLV बनाया था, उसका जो 2001 में जो बनाया था, बल्कि 1990 के और 10 साल बाद, उसका पेलोड कैपेसिटी 2200 केजी का था। और इसमें ये 3 स्टेज इसको कहा जाता है। 3 स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक सॉलिड स्टेज भी था, एक लिक्विड स्टेज भी था,
और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज भी था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये क्रायोजेनिक क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेज होता है ना, जिसमें कि फ्यूल जो होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, और इसको बहुत ही कूल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, माइनस में। ठीक है, इसलिए इसको इतना कम टेम्परेचर रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको क्रायोजेनिक में यही एक चैलेंज आता है। ठीक है, तो GSLV मार्क टू मैंने बता दिया। मार्क थ्री जो था वो कब आया? 2017 में, जिसका पेलोड कैपेसिटी 4000 kg के आसपास था। ये भी थ्री स्टेज था, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ये कहाँ तक जा सकता था? GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक। जैसे ये था, इसमें जो था वही सेम चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, अभी इसका कैपेसिटी कितना है मार्क थ्री का? 4200 kg तक का पेलोड ले जाने का कैपेसिटी, यानी 4000 से भी अपग्रेड हो गया। कहाँ तक? वही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लेके जा सकता है। उसके अलावा और भी हमने इस पर डेवलपमेंट्स किए। अभी तक मैंने क्या बताया? पहला SLV3, दूसरा ASLV, तीसरा PSLV, चौथा GSLV। पांचवा जो है ना, इसमें पांचवा डेवलपमेंट हमने क्या किया? रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की बात हम कर रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। क्योंकि इसके पहले जो हम लॉन्च व्हीकल्स बना रहे थे ना, वो जाता था और स्पेस में एक बार सैटेलाइट को थ्रो कर दिया, उसके बाद से वो वेस्ट हो जाता था, डिब्रीज वगैरह बन जाता था स्पेस में। लेकिन अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि उसको बार बार रीयूज़ किया जाए, जिससे कि हमारा एक तो कॉस्ट कम हो और स्पेस में डिब्रीज भी ज़्यादा ना हो, स्पेस में गंदगी भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हमने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। TD का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब ये अभी इनिशियल स्टेज में है इंडिया का। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने 2016 में किया था, और इसी का एक एक्सटेंशन होता है ना, कि मान लीजिए कोई भी, जब लॉन्च व्हीकल जो है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जब ज़मीन की तरफ आ रहा है अपने मिशन को पूरा करके, तब क्या होगा? वो तो ज़मीन पर लैंड करेगा ना, तो उसके लिए लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये इसके लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स 3 अभी तक हो चुके हैं 2023-24 के बीच में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में हम कहाँ तक अभी पहुँचे हैं। इसके अलावा छठा कौन सा लॉन्च व्हीकल का टाइप होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल, एस से स्मॉल हो गया इसका। इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वेट 500 kg से कम होता है। ठीक है, 500 kg से कम के पेलोड्स को लेके जा सकता है ये, इसलिए इसको हम कम ये कहते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ठीक है, ये भी बनाया जा रहा है। सातवां कौन सा हो गया? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, N फॉर नेक्स्ट, G फॉर जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स बनाने की भी बात चल रही है। ये इंडिया का एम है कि 2047 तक हम बना लें। तो इससे हमने क्या देखा? अब हमने देखा, पहले हमने 1963 से 72 तक का डेवलपमेंट देख लिया था। उसके बाद से हमने लॉन्च व्हीकल्स का डेवलपमेंट देखा। लॉन्च व्हीकल्स में कौन कौन सा? SLV3, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, फिर RLV, फिर SSLV, फिर NGLV। ठीक है, एक चीज़ अभी थोड़ा दिमाग में आपके क्लटर हो रहा होगा, उसको क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ। इसरो जो है ना, इसका जो स्पेस प्रोग्राम है, इसको ब्रॉडली आप दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक कि इसने कौन कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च किए, और दूसरा कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च किए। तो अभी तक जो जो मेजर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। कौन सा? SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब बच रहा है क्या? सैटेलाइट्स वाला पोर्शन। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। कितने टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं वो मैं बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि उसका यूज़ क्या होता है। सैटेलाइट, सबसे पहले तो आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा कि सैटेलाइट होता क्या है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना, कि सैटेलाइट्स वो चीज़ें होती हैं, एक कैमरा की तरह आप समझ लीजिए, सिमिलर टू कैमरा, जो कि हमने स्पेस में लगा रखा है। मान लीजिए कि जैसे हमने अपने छत पे कोई कैमरा लगाया था, हो तो उससे क्या दिखेगा? हमारे कमरे का सब कुछ दिखेगा। वैसे ही स्पेस में, आसमान में हमने ऊपर कोई कैमरा लगा रखा हो तो उससे क्या दिखेगा? उससे या तो हम, अगर कैमरा के लेंस को नीचे की तरफ फोकस करेंगे तो हम अर्थ वगैरह को देखेंगे,
और अगर हम उसको ऊपर की तरफ उसके लेंस को फोकस कर देते हैं तो अर्थ के अलावा जो दूसरी इंटरप्लानेटरी बॉडीज हैं या प्लानेटरी बॉडीज हैं, दूसरे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया, एस्टेरॉयड्स हो गए, उन चीज़ों को देखेंगे। तो यही जो काम सेटेलाइट भी करता है, या तो अर्थ को देखेगा या दूसरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को देखेगा, मतलब अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स को देख सकता है, सन को देख सकता है, मून को देख सकता है, एस्टेरॉयड्स को देख सकता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए इससे समझ में आपको आ गया होगा कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है और ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं, और उनको वहाँ तक ले जाने के लिए एक तरीके की गाड़ी हो गई समझ लीजिए, जो कि ये उसको वहाँ तक लेकर के जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की कौन कौन से इंडिया के पास हैं और कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च हमने किया था ना, रॉकेट लॉन्च का तो मैंने बताया है कि ये नाइकी अपाची हमने किया, फिर 67 में हमने रोहिणी को किया। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट की शुरुआत जो हमने की ना वो 1975 से की। 1975 में हमने आर्यभट्ट नाम का पहला सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च किया था, एक सोवियत रॉकेट पे इसको रख करके, मतलब ये एक तरह की गाड़ी समझ लीजिए, इसी पे रख करके हम उसको लेके गए थे। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं एरोप्लेन विदाउट विंग्स, वैसा ही दिखता है ये, यहाँ देख रहे हैं ना, ये एरोप्लेन का बीच वाला हिस्सा मान लीजिए, और इधर विंग्स होता तो ये एरोप्लेन जैसा दिखता। ठीक है, तो इसलिए इसको वैसे भी हम कह सकते हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स में जाइए तो एरोप्लेन का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको फ्यूजेलाज कहा जाता है। खैर वो जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, सेटेलाइट्स पे ही हम लोग फोकस रखते हैं। सेटेलाइट्स जो सबसे पहले मैंने बताया आपको 1975 से शुरुआत हुई, जब हमने आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसके वजह से हम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में हमने एंट्री कर लिया कि अब सेटेलाइट्स हम बनाएंगे। उसके बाद से हमने अलग अलग टाइप के सेटेलाइट्स बनाए हैं, और सेटेलाइट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है ना, टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स, सबसे पहला जो टाइप्स होता है ना, कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखिएगा तो इनसैट सिस्टम एक होता है, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ होता है, वेदर को फोरकास्ट करने में यूज़ होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होता है, सर्च एंड रेस्क्यू में यूज़ होता है। ये सब में क्यों यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये कैमरा की तरह होता है जो कि स्पेस में रखा गया है। तो जब रखा गया है तो वो अर्थ को देखेगा, और अर्थ को देखेगा तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कहाँ पे डिज़ास्टर होने वाला है या हुआ है, तो उसको देख के उसके रिस्पॉन्स, उसके लिए रिस्पॉन्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे ही वेदर फोरकास्टिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट चला था साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये टीवी का एक प्रोजेक्ट था जिससे कि हर घर टीवी पहुंचाने की बात हुई थी। हर घर नहीं, कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में 1975 के आसपास। ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि सैटेलाइट्स का हमने हेल्प लिया। 1975 में हमने आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया था। ठीक है, और यही वो कारण था जिसकी वजह से टीवी घर घर पहुंचा, और उस टाइम में शुरुआती दिनों में टीवी का यूज़ करके हमने जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह थे जिससे कि लोगों को एजुकेट किया जा सकता था अलग अलग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो उसमें भी इसका रोल रहा बहुत ज़्यादा, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ठीक है, तो एक तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन सेटेलाइट में इनसैट सिस्टम हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, जी सेट 31, जी सेट सीरीज में ही आता है। जी सेट हो गया, 31 हो गया, 29 हो गया, 11 हो गया, 7A हो गया। ठीक है, इन सब का काम कम्युनिकेशन का ही है। इसके अलावा एक एडू सेट करके सेटेलाइट है, 2004 में लॉन्च किया गया था, जिसको हम ये कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट सेटेलाइट विच इज़ इट वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट विच इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के लिए हमने एक सेटेलाइट लॉन्च कर दिया, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा जब ये इनसेट 1983 में आया था ना, तो ये उस टाइम का पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेटेलाइट नेटवर्क था। एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा हुआ,
मान लीजिए ये इंडिया है, तो इधर का एरिया और फिर इधर अमेरिका तक का एरिया मान लीजिए, अमेरिका के इधर का एरिया, ये सब पैसिफिक ओशन में ही तो आता है और ये सब एशिया में आता है। तो इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नेटवर्क था ये 1983 के आसपास। तो इन सैटेलाइट्स का नाम आप याद रखेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन कौन से हमने लॉन्च किए। दूसरा कौन सा टाइप हुआ सैटेलाइट का, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट्स, अलग अलग टाइम पे अर्थ को ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें सबसे मेजर हमारा डेवलपमेंट था और फर्स्ट पाइनियर जो वर्क था वो 1988 के आसपास शुरू किया गया, जिसको हमने नाम दिया इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ठीक है, ये अभी तक चलते आ रहा है और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, ये इसलिए है, कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या हुआ कि एक सैटेलाइट नहीं है, मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स हमने स्पेस में प्लांट किया हुआ है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके अलावा और कौन से सिस्टम्स हैं, तो इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कार्टोसैट सीरीज के भी सैटेलाइट्स हैं। कार्टो वर्ड का मतलब होता है मैप, तो ये मैपिंग वगैरह के काम आता है। अर्थ का हाई रिजोल्यूशन इमेज खींचेगा जिससे कि हम मैप वगैरह बनाते हैं। रीसेट सीरीज एक होता है सैटेलाइट्स, वो भी इसमें आता है, जिसमें जिसका फुल फॉर्म क्या है, रेडार इमेजिंग फॉर सर्विलांस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, उसी तरीके से ओशन सैट सीरीज भी आता है, जिसका काम है कि ओशन रिसोर्सेज को मैनेज करे। मतलब जिस काम के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है उसी टाइप का नाम दे दिया, जैसे कार्टोसैट, रीसैट, ओशन सैट। ऊपर हमने देखा था एडू सैट। तो ये नाम देख के ही आप समझ सकते हैं कि उसका एक आइडिया लगा सकते हैं कि उसका यूज़ क्या होने वाला होगा। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में अगर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखें ना, तो पिछले साल 2024 में हमने निसार नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इसका नाम था। ठीक है, ये हमने 2024 में लॉन्च किया था, लेटेस्ट। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है इसका काम है, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ इसका काम क्या था। इसका काम था कि ये क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करेगा, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करेगा कि कौन सा ग्लेशियर जो है कितना पिघल रहा है। ठीक है, जब ये, और इसमें डुअल बैंड भी है, इस पर्टिकुलर सेटेलाइट में डुअल बैंड है, मतलब दिन में भी ये ऑब्जर्व कर सकता था अर्थ को, रात को भी ऑब्जर्व कर सकता था। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसको आप एकदम याद से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ इसको। इसके अलावा और कौन से वो थे, क्या कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स हमने कौन कौन सा देखा, IRS, कार्टोसैट, ओशन सैट, रीसैट, निसार। और फ्यूचर का क्या प्लान है, इसमें फ्यूचर का भी प्लान है। फ्यूचर का प्लान ये है कि फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टेलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप likely to happen by early 2026। ये कौन करा रहा है, ये एक इन स्पेस करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इसरो के अंदर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है स्पेस पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग। तो वही ये मटेरियलाइज करवा रहा है। एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि 12 सैटेलाइट्स, 12 सैटेलाइट्स जो है वो लेकर के जाने वाला है, जिसका क्या हेल्प मिलेगा, इस कॉन्स्टलेशन के हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर कर पाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगा, उसके बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में भी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट में इतना इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद तीसरे टाइप के जो सेटेलाइट्स होते हैं ना, पहला कौन सा बताया था मैंने, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स।
फिर बताया था मैंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तीसरे टाइप के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो नेविगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने जीपीएस का यूज़ किया ही होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। वैसे ही इंडिया ने अपना भी एक नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है नाविक, और इसका पहले नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें लगभग 9 सैटेलाइट्स हमने भेजे थे 2013 से 19 के बीच में, जिसमें से 8 ऑर्बिट में चले गए थे, एक नहीं जा पाया था। तो ये 8 जो सैटेलाइट्स हैं अभी हमारा नाविक के अंदर में काम कर रहे हैं। जीपीएस का ऑल्टरनेटिव भी इसको माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और गगन करके सैटेलाइट भेजा था जिसका फुल फॉर्म था जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। मतलब जीपीएस का इसमें हेल्प ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जीपीएस को कम्प्लीटली निगेट कर रहे हैं या नेगलेक्ट कर रहे हैं। उसका हेल्प लेते हुए हम नेविगेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस क्या है? टू हैव प्रिसाइज लोकेशन ओवर इंडियन एयर स्पेस। जब फ्लाइट्स वगैरह आसमान में चल रही होती है ना, तो उनको भी तो प्रिसाइज लोकेशन वगैरह की जानकारी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए गगन नाम के सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्प से, जिसका काम है ये 2011 से 15 के बीच में ये हमने लॉन्च किया था, ठीक है। तो नेविगेशन सैटेलाइट्स में यही दोनों मोर देन इनफ है आपको जानने के लिए। चौथा टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन सा होता है? होता है एक्सप्लोरेशन। दूसरे एक्सप्लोरेटरी सैटेलाइट्स इसको भी हम कह सकते हैं, या इंटरप्लानेटरी मिशंस। एक्सप्लोरेटरी सैटेलाइट्स और इंटरप्लानेटरी मिशंस। यानी इंटरप्लानेटरी का मतलब क्या हुआ? इंटर का मतलब होता है अंदर, प्लानेट का मतलब हुआ प्लानेट, ग्रह। मतलब एक प्लानेट 1 हो गया, एक प्लानेट 2 हो गया, ठीक है। अब क्या प्लानेट 3 हो गया, अलग अलग प्लानेट्स मान लीजिए। तो अलग अलग प्लानेट्स के बीच में मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ये मरकरी हो गया, या मार्स हो गया, ये मान लीजिए। तो अगर हम मार्स को स्टडी करने के लिए कोई मिशन भेज रहे हैं ना, कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं ना, तो उसको हम इंटरप्लानेटरी मिशन कहेंगे। या हम किसी सैटेलाइट को भेज रहे हैं जो कि वीनस को ऑब्जर्व करे, तो उसको भी हम इंटरप्लानेटरी मिशन कहेंगे, या एक्सप्लोरेटरी मिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसका लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप देखिएगा ना, 2015 में हमने देखा था एस्ट्रोसैट नाम का हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि हमारा पहला एस्ट्रोनॉमी का सैटेलाइट था। मतलब ऑब्जर्वेटरी भी काइंड ऑफ था ये। ऑब्जर्वेटरी मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जो कि हमने एक जगह पे स्टेशन कर दिया है स्पेस में, जो कि सिर्फ हमारे एस्ट्रोनॉमी के पर्पज से यूज़ होगा। इसको हमने 2015 में प्लेस किया था। उसके अलावा दूसरा कौन सा ऐसा मिशन था? हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 का। इस पे मंगलयान मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा लगभग। और इसमें ये भी कहा जाता था कि ये इतना चीप था ना, कि जो इंटरस्टेलर मूवी बनी थी हॉलीवुड में, उस मूवी से कम खर्चे में उस मूवी का कॉस्ट जो था वो इस पूरे मार्स ऑर्बिटर मिशन से ज़्यादा था। तो समझिए कितना कम पैसा लगा करके हमने ये एक मिशन कंप्लीट किया था। उसके बाद से हम आपने चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा। चंद्रयान 3 के पहले 1 और 2 भी हो चुका है। पहला 2008 में हुआ, दूसरा 19 में, तीसरा 2023 में। तो ये सारे भी इंटरप्लानेटरी मोशंस में ही आते हैं। जो सबसे पहला वाला था चंद्रयान 1, उसने क्या डिस्कवर किया? वाटर मॉलिक्यूल्स मून पे। ये बहुत ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी था। पहली बार मून पे पानी का पता चला था। फिर हमने 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन ये हम फेल हो गए। लेकिन हमने दोबारा अटेम्प्ट किया, और 2023 में हम सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पे करने में कामयाब रहे। और सिर्फ चौथे देश थे दुनिया के जिसने कि सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम साउथ पोल पे पहले, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश थे।
इसका और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं भूल रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। या इधर आप हम देखते हैं, चंद्रयान 3 में लिख मेंशन होगा वो। यहाँ पे साउथ पोल में हम लैंड करने वाले फर्स्ट कंट्री थे, ठीक है। और सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में हम चौथे नंबर पे थे, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। फर्स्ट कंट्री मतलब साउथ पोल पे जाने वाले, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम पहले देश थे। सॉफ्ट लैंडिंग पहले भी हुआ था, लेकिन नॉर्थ में या किसी और एरिया में हुआ था। दूसरे एरिया में सॉफ्ट लैंडिंग करना रिलेटिवली इजी था, लेकिन साउथ में मुश्किल था। इसलिए इस पर्टिकुलर मिशन को बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन माना गया था। उसके अलावा हमने और कौन से इंटरप्लानेटरी मोशंस किए, मिशंस किए हैं? आदित्य L1 करके, ये सन को स्टडी करने के लिए हमने मिशन किया था। यहाँ एल का मतलब क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट। ये सन के आसपास का ऐसा पॉइंट होता है ना, जहाँ पे सेटेलाइट्स को अगर रखा जाए तो मिनिमम एनर्जी लगता है, या सेटेलाइट जो होता है रिलेटिवली स्टेबल रहता है, वहाँ पे उसको रखने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इसलिए L1 पॉइंट पे हमने रखा है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था। हाल ही में न्यूज आया था कि इसने कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी किया है, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन सब क्या होते हैं? सन के सरफेस से ना कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही स्पीड में इजेक्ट होती है, बहुत ही गर्म। उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। वो टाइम टाइम पे फ्लेयर्स के फॉर्म में आग जैसा निकल रहा होता है। उसी को स्टडी करने के लिए ना हमने ये आदित्य L1 मिशन शुरुआत किया था। इससे हमें, जब हम ये फ्लेयर्स को स्टडी करते हैं ना, क्योंकि सन के सरफेस पे जाना तो नियरली इम्पॉसिबल, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे। तो ये जो वहाँ से फ्लेयर्स आते हैं ना, इन फ्लेयर्स को अगर हम स्टडी करें तो हमें सन के सरफेस के बारे में भी पता चल सकता है, या सन के एलिमेंट्स के बारे में पता चल सकता है कि सन किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा और कौन से मिशंस हैं फ्यूचर में हमारे एक्सप्लोरेटरी मिशंस में? फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर में हम कोशिश कर रहे हैं कि वीनस पे हम जाएं। वीनस और बाइटर मिशन करने की हम कोशिश में हैं, ठीक है, जिसको हम शुक्रयान मिशन कहते हैं। ये भी हमारा फ्यूचर में अभी प्लान्ड है, ठीक है। अभी तक हमने 4 टाइप के सेटेलाइट्स देख लिए ना, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, उसके बाद इंटरप्लानेटरी या एक्सप्लोरेटरी, पांचवा कौन सा है? मैंड मिशन, जिसमें कि इंसानों को लेकर के जाया जाए स्पेस में। इंडिया इसमें सबसे पहले अभी अपना, मैंने आपको बताया था ना कि 1969 में ही चांद पे, और वो यूएस की टीम चली गई थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चले गए थे। लेकिन इंडिया में अब पहली बार शुरू किया जा रहा है, वो भी हम किसी बॉडी पे नहीं जाएंगे, हम जो है लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास जाएंगे, और ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते रहेंगे, और ऑर्बिट से ही वापस आ जाएंगे, कहीं हम लैंड नहीं करेंगे, ठीक है। इस मिशन का नाम हमने गगनयान दिया है। इसमें 3 लोग जाने वाले हैं। अभी इसका पैराशूट वगैरह टेस्ट किया जा रहा है, ताकि जब उधर से लोग वापस आएंगे ना, तो उनको, उनका लैंडिंग सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको टेस्ट करने के लिए हम अलग अलग तरह के टेस्ट करने वाले हैं। ये कहाँ जाने वाले हैं? 300 to 400 किलोमीटर ऊपर जाने वाले हैं अर्थ से, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास। 3 मिशंस होंगे इसमें, जिसमें से कि 2 जो होगा अनमैन्ड होगा, 2 में हम इंसानों को नहीं भेजेंगे, तीसरे में भेजेंगे, थर्ड में हम मैंड मिशन रखेंगे, जिसमें 3 लोगों को भेजेंगे। इसमें जो सेकंड मिशन होगा ना, उसमें हमने एक रोबोट बनाया हुआ है, व्योम मित्रा नाम का। ये ह्यूमन जैसा रोबोट है, इसको ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। इस रोबोट को हम भेज करके देखेंगे कि इस पे कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, इस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर कुछ गलती हो रहा होगा तो इसी पे हो जाएगा। क्योंकि इंसानी लाइफ बहुत ही कीमती है ना,
तो इसीलिए हम पहले मिशन में किसी को नहीं भेजेंगे, दूसरे में इस व्योमित्रा रोबोट को भेजेंगे, और उसके बाद तीसरे मिशन में जब सब कुछ अगर ठीक रहा तब हम इंसानों को भेजेंगे। ठीक है, तो सेटेलाइट सिस्टम्स इतने टाइप के ही होते हैं, इतना जान लेना मोर देन एनफ है। अब हम देखेंगे ये जो ऑर्बिटर वर्ड बार बार आ रहा है ना, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेना ज़रूरी है कि ऑर्बिटर होता क्या है। तो देखिए जो मिशंस होते हैं ना, या सैटेलाइट्स जो जा रहे होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं उसके डेस्टिनेशन पे के बेसिस पे ये नामकरण किया गया है। एक होता है अलग अलग टाइप के मिशंस में बता रहा हूँ, एक होता है फ्लाई बाय मिशन, दूसरा होता है ऑर्बिटर मिशन, तीसरा होता है लैंडर मिशन, चौथा होता है रोवर। फ्लाई बाय मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, मून का ये सरफेस हो गया और ये उसका ऑर्बिट हो गया। ठीक है, मून के चारों तरफ का ये ऑर्बिट हो गया। अगर कोई मिशन है और मून के बाद से मरकरी वीनस अर्थ, अर्थ मरकरी वीनस अर्थ है, तीसरा ये हो गया। अर्थ के बाद कौन सा है, मरकरी वीनस अर्थ जुपिटर, जुपिटर है ना अर्थ के बाद प्लैनेट। मान लीजिए हमें जुपिटर पे जाना है, ठीक है, जुपिटर पे इंडिया जो है कोई, इंडिया का एग्जांपल मत लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल लीजिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे मिशन पास्ट में कर चुका है। तो यूनाइटेड स्टेट्स नासा जो वहाँ का एजेंसी है, उसको कोई सैटेलाइट अगर जुपिटर तक भेजना है, मान लीजिए एक सैटेलाइट है जिसको जुपिटर तक उसको भेजना है, तो वो तो बीच में अगर मान लीजिए मून आ रहा है तो मून को क्रॉस करके ही जाएगा ना, या कोई और भी प्लैनेट आता है तो उसको क्रॉस करके ही जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे मून मैंने बस एग्जांपल के लिए दिया है। तो इसके इसको इसके ऑर्बिट में वो नहीं गया, ये जो सैटेलाइट मान लीजिए इधर से जा रहा था, वो मून के ऑर्बिट में नहीं गया, सिर्फ इससे इसके, जिसको हम कहते हैं ना कि इसके पास्ट फ्लाई बाई कर गया, मतलब इससे अर्थ से डायरेक्टली जुपिटर पे चला गया, इसको बस फ्लाई करके चला गया, इसके थ्रू नहीं गया, इससे हो करके नहीं गया, इसके ऊपर से चला गया। तो इसको हम फ्लाई बाई मिशन कहते हैं, जिसमें फ्लाई बाई मिशन ऑफ मून कहेंगे हम। क्यों, क्योंकि मून के सिर्फ ऊपर से चला गया, वो जुपिटर तक गया, मून को बिना टच किए हुए, मून के ऑर्बिट को भी नहीं छुआ, ना ही मून के सरफेस को छुआ, सिर्फ रास्ते में पड़ रहा था मून, इसीलिए मून होकर के गया, इसीलिए इसको फ्लाई बाय मिशन कहते हैं। दूसरा मिशन होता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में क्या होगा, ऑर्बिटर मिशन में होगा ना कि ये जो मून का जो ऑर्बिट था, मान लीजिए मून पे कोई हम सेटेलाइट भेजने वाले हैं, तो ऑर्बिट नाम से ही पता चल रहा है वो जो सेटेलाइट होगा वो इस ऑर्बिट में ही घूमते रहेगा, वो मून के सरफेस पे नहीं जाएगा, ऑर्बिट में ही अगर सिर्फ घूमते हुए जो भी ऑब्जर्वेशन लेना है सिर्फ इस ऑर्बिट से ही ले रहा है, यहीं पे चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। जैसे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था, तो इसमें क्या हुआ होगा, मार्स एक प्लैनेट है, मार्स का ये ऑर्बिट है, तो हमारा जो सेटेलाइट होगा इस ऑर्बिट में ही घूमा होगा सिर्फ। ठीक है, इसीलिए इसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो अर्थ ऑब्जर्वे जो मरकरी वीनस वाला जो हम मिशन करने वाले हैं, वो भी ऑर्बिटर मिशन ही है, हम उस पर उतरने वाले नहीं हैं। मून पे हमने जो मिशन किया था वो हम लैंडर मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे लैंड किए थे, रोवर उसमें, रोवर मतलब उस पे जा करके चला था वो चीज़, कुछ ऐसा इक्विपमेंट रहा होगा जो वहाँ के सरफेस पे सिर्फ लैंड ही नहीं किया होगा बल्कि चला होगा, सैंपल वगैरह कलेक्ट किया होगा, इस वजह से उसको हम रोवर कहते हैं। तो ये आपको डिस्टिंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नाम कहाँ से आया। अब मैं आपको बताता हूँ रिसेंट में कौन कौन से मिशंस हुए हैं इसरो के। इसके डिटेल्स को देखने के लिए आपको खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, मैं बस एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। निसार की मैंने बात ऊपर कर दी थी। निसार कैसा है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, डुअल बैंड रेडार इमेजिंग पे ये काम करता है। उसके बाद से कौन सा है, दूसरा मिशन है स्पेडेक्स मिशन, इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये जनवरी 2025 के आसपास हुआ था ये। ठीक है,
और इंडिया जो था ये फोर्थ कंट्री था ये इस मिशन को करने वाला, रशिया, चाइना और यूएसए के बाद से। ठीक है, इसलिए भी ये सिग्निफिकेंट मिशन हो जाता है। उसके अलावा हमने एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था EOS-9। ये कब किया था? मई 2025 में। तो इसके बारे में आपको खुद से पढ़ना है वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके अलावा हाल में हमने देखा नवंबर में, नवंबर 2025 में GSAT-7R नाम से क्या पता चल रहा है? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, ये इंडिया ने अभी तक जो जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं ना, उसमें हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट यही रहा है। इसलिए भी ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके बारे में भी आप खुद से पढ़ेंगे। इन 4 मिशंस के बारे में आप खुद से पढ़ेंगे, तभी आपका इसरो का टॉपिक जो होगा वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि ये निसार, स्पेडएक्स, EOS-09, ये GSAT-7R, इन टॉपिक्स को वो अलग से भी एक 7 मार्कर में पूछ सकता है BPSC, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपकमिंग मिशंस कौन कौन से हैं इसरो के। अपकमिंग मिशंस, अपकमिंग मिशंस एक तो गगनयान है जिसमें कि हम स्पेस में लोगों को लेके जाने वाले हैं। दूसरा चंद्रयान 4 है। चंद्रयान 4 का पर्पस क्या है कि वहाँ से हम अभी तक हम वहीं पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या ऑब्जर्वेशन लेने के लिए जा रहे थे। अब हम चांद से कुछ सैंपल उठा करके लाएंगे और अर्थ पे ला करके उसको टेस्ट करेंगे चंद्रयान 4 मिशन में। उसके बाद से वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान जिसको हम कहते हैं, वो मिशन होने वाला है फ्यूचर में। इसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि हम अपना स्पेस स्टेशन शुरू करें 2035 तक, क्योंकि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएस लेड है। उसके अलावा चाइना ने भी अपना टियांगोंग स्पेस स्टेशन करके बना लिया है और हाल में 3 लोगों को वहाँ पे भेजा भी है चाइना ने। तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी में हम पीछे न रह जाएं, इसलिए हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बल्कि। ठीक है, तो ये मेजर अपकमिंग मिशन है हमारे। अब क्या रह गया? अब हमारा, मैंने सैटेलाइट्स के बारे में आपको बता दिया है। सैटेलाइट्स के बारे में बताने के बाद से क्या बच रहा है इसमें? चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ बच रहे हैं। जो जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इसरो के पास आने वाले टाइम्स में। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो यही है ना, स्पेस का जो मार्केट है ना वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी करंट मार्केट कितना है? करंट मार्केट जो है ना 485 बिलियन का है 2022 तक, ये नंबर था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के हिसाब से ना ये 1.8 ट्रिलियन होने वाला है, यानी लगभग 3 टाइम्स बढ़ने वाला है। कब तक? 2035 तक। तो अगर इसको टैप करना है इंडिया को, तो अपने आप को भी एक्सपेंड करना होगा उसी प्रोपोर्शन में। ठीक है, दूसरा, स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात चल रही है और इसमें इंडिया कुछ काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ना, तो स्काई रूट, अग्निकूल, पिक्सल जैसी कंपनीज इंडिया में ठीक ठाक काम कर रही हैं। स्काई रूट ने क्या किया था? स्काई रूट ने धवन 1 नाम का क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। इसके अलावा धवन ने एक और काम किया 2022 में, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च ऑफ इंडिया। वो भी धवन का ही उसमें, स्काई रूट का ही उसमें हाथ था। तो आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स। उसके अलावा हमारे स्पेस इसरो के जो चीफ थे ना, उन्होंने कहा था कि इंडिया में लगभग 450 के आसपास इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी हमारे स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, और इन 450 इंडस्ट्रीज में अगर आप देखिएगा ना, तो 330 आउट ऑफ 450 जो है ना वो स्टार्टअप्स ही हैं। तो आप देखिए कि कितना अच्छा बूमिंग सेक्टर है, कितना ज़्यादा स्टार्टअप इस सेक्टर में आ रहा है। उसमें एक और डेटा है इम्पोर्टेंट,
एक इम्पॉर्टेंट डेटा इसमें और भी है। प्राइवेटाइजेशन का तो इतना मोर देन इनफ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कि 500 से कम 500 केजी से कम का पेलोड ये लोग लेकर के जा सकते हैं ये सेटेलाइट्स। तो उम्मीद है ना कि 2030 तक ऐसे 17,000 से ज़्यादा स्मॉल सेटेलाइट्स लॉन्च किए जाने हैं दुनिया भर में। तो लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी दुनिया के जो छोटे मोटे देश है जिनका स्पेस सेक्टर उतना ज़्यादा, स्पेस रिसर्च उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया है, वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का भी, जिससे अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने निसार मिशन किया किसके साथ में मिलकर के, यूएस के साथ में मिलकर के। उसी तरीके से चंद्रयान 4 में हम जापान के स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि प्रोबा 3 नाम का एक मिशन हमने किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में। तो इस सब से क्या पता चल रहा है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का स्कोप जो है ना टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। स्पेस स्टेशन भी बनाने का रेस चल रहा है। चाइना ने बना लिया, यूएस वगैरह का पहले से ही था, तो हमें भी बनाना है अपना, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की भी बात हो रही है, जैसे वीनस मिशन हमें करना है, एस्टेरॉयड मिशंस करने हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। ठीक है, इन चीज़ों में भी तो वो चीज़ क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलेगा ना। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है तो चैलेंज नहीं है। चैलेंज बहुत बड़ा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सामने। सबसे पहले अगर आप बजट या फंड की ही बात करेंगे ना, मंगलयान हमने सस्ते में क्यों लॉन्च किया था? इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत थे और वाहवाही लूटना था, इसलिए क्योंकि हमारे पास पैसे थे ही नहीं, बजट ही कम है इसका, इसरो का। अगर आप देखिएगा तो इसरो का जो बजट है ना, वो लगभग 1.95 बिलियन है पर ईयर, जबकि नासा का देखिएगा तो 25 बिलियन है। कितना गुना का फर्क है ये, कहाँ 2 कहाँ 25, लगभग 10 गुना का फर्क है। वहीं यूरोप का जो है वो हमसे लगभग 3 गुना है। देख रहे हैं आप तो कितना फर्क है ये। अगर उसके अलावा अगर आप ग्लोबल जो स्पेस सेक्टर जो है जिसका मार्केट की मैं बात कर रहा था, जो कि 485 बिलियन जिसका वैल्यूएशन है 2022 में, उसका सिर्फ 3% जो है ना इंडिया ने अचीव किया है 2023 के आसपास तक। मतलब अगर 100 रुपये स्पेस सेक्टर में जा रहे हैं या 100 रुपये का ट्रेड हो रहा है स्पेस सेक्टर में पूरी दुनिया में, तो उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3 रुपये का है। सोचिए कितना ज़्यादा या कितना कम हम इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये शेयर अगर कम है तो हमारा वॉइस भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा इंटरनेशनल स्पेस मार्केट में। इसीलिए जो स्पेस पॉलिसी आई थी ना 2023 में, उसने टारगेट सेट किया हुआ है कि इस शेयर को 3% से बढ़ा करके 10% करेंगे हम। कब तक? 2030 तक। तो ये टारगेट अभी रखा गया है। इसी के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन सेंटर, इन चीज़ों की स्थापना की गई है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें स्पेस सेक्टर में। तीसरा चैलेंज कौन सा है? स्पेस डेब्रीज को मैनेज करना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ठीक है, फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सैटेलाइट्स के लिए ट्रांसपॉन्डर्स की ज़रूरत होती है, और जो 1/3 ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स है ना, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज से। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं। उसके बाद से हमारा जो टैलेंट है वो नासा वगैरह में चला जाता है, तो उसको भी यहाँ पे रिटेन करके रखना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अभी हाल में आप देख रहे होंगे कि स्पेस को भी मिलिटराइज किया जा रहा है। चाइना ने 2021 के आसपास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल नाम का एक टेस्ट किया था, जिसको उसने कहा कि ये सैटेलाइट टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वेस्ट के कंट्रीज ने ये कहा कि ये एक तरह का ये एक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके और जहां मर्जी वहां से ऑर्बिट में दुनिया में दोबारा घुस, मतलब पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये पहले बाहर जाएगा। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में चला जाएगा, तो किसी भी देश
फिर रेडार से उसको पकड़ नहीं पाएंगे, और फिर स्पेस से वापस वो री एंट्री करेगा अर्थ में, और जिस पर्टिकुलर कंट्री पे भी उसको हमला करना रहेगा ना, तो इसके थ्रू वो हमला कर सकता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्पेस को भी हम लोग मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से पास्ट में आप देखिएगा तो 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था चाइना ने। इसका रिस्पॉन्स करने के लिए हमने भी मिशन शक्ति नाम से ए सैट टेस्ट किया था। मतलब स्पेस में हम किसी दूसरे देश के दुश्मन सैटेलाइट को मारने की कैपेबिलिटी हमने इसके साथ डेवलप किया था। ठीक है, तो ये सारा इशू है, चैलेंजेस है। चैलेंजेस के साथ मैंने अपॉर्चुनिटीज़ भी बता दिया। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस हमें पता है, तो वे फॉरवर्ड तो आसानी से पता चल जाएगा ना। जो चैलेंज है बस इसी को तो सॉल्व कर दिया जाए तो हमारा वे फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इसरो के केस में वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो फंडिंग की जो कमी है उसको एड्रेस किया जाए। दूसरा, कमर्शियल वेंचर्स को शुरू किया जाए, यानी प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री बढ़ाया जाए, जैसे कि स्काई रूट, अग्निकूल, पिक्सल जैसी कंपनीज है। उसके अलावा क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्रायोजेनिक इंजन्स बनाया जाए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बनाया जाए। ठीक है, स्पेस डेब्रिस को अच्छे से मैनेज करने के लिए भी पॉलिसीज बनाई जाए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ज़्यादा किया जाए। ठीक है, रॉस कॉस्मोस जो है ना, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जापान की है, ये से यूरोप की है। तो ऐसे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेशन और पॉलिसी रिफॉर्म्स में भी हमें काम करने की ज़रूरत होगी। स्पेस पॉलिसी तो हमने ला दिया है, लेकिन और भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो मोर और लेस ये सब उतना ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है। मैंने अभी तक आपको जो बताया वही काफ़ी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सबसे पहले हमने शुरू किया था 1963 से, कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर 1972 तक हम गए हैं, और 1972 तक जाने के बाद से हमने अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात की। इन सब में डिफरेंस क्या होता है वो बताया, और फिर डिफरेंस बताने के बाद से हम फिर से वापस आए सेटेलाइट्स के तरफ, और ये बताया कि अलग अलग टाइप के सेटेलाइट्स होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन के लिए होता है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, नेविगेशन के लिए होता है, दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स होती हैं। 5 टाइप के सेटेलाइट्स ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया है कि जो मिशंस होते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं। एक फ्लाई बाई मिशन, दूसरा ऑर्बिटर मिशन, तीसरा बताया मैंने कि लैंडर मिशन, और चौथा रोवर रोवर मिशन। ठीक है, वो सब बताया। उसके बाद से मैंने बताया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे स्पेस सेक्टर के सामने, फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, फिर उसको वे फॉरवर्ड के तहत मैंने बताया कि क्या क्या हम उसमें डेवलपमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्पेस सेक्टर बेहतर हो सके। अब हम शॉर्ट में अपने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में भी देख लेते हैं, और गगनयान मिशन के बारे में भी, कहीं इससे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि हम पहले कंट्री थे साउथ पोल पे जाने वाले, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, और ओवरऑल फोर्थ कंट्री थे। इसके अलावा इसमें 3 मॉड्यूल्स थे चंद्रयान 3 में। एक को लैंडर कहा जाता है, दूसरे को रोवर, तीसरे को प्रोपल्शन। ठीक है, इनका काम क्या था कि वहाँ पे इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करें। इन सीटू मतलब वहाँ पे रह करके। ठीक है, जो लैंडर मॉड्यूल था ना, जो वहाँ पे जा करके लैंड किया होगा मून के सरफेस पे, वो 1750 kg का था। ठीक है, और जो रोवर था, रोवर में भी इन सब के थ्रू भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसका मैं नाम आपको नीचे बताऊंगा। ये पूरा जो चंद्रयान 3 मिशन जो था ना, ये 14 डेज का मिशन था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था और क्या क्या इसके निटिग्रिटीज थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये 3 स्टेज था। 3 स्टेज मतलब पहला स्टेज जो रहा होगा वो सॉलिड रहा होगा सब में। अगर एक स्टेज की बात करें ना, तो सबसे पहला सॉलिड ही होता है। दूसरा जो था वो लिक्विड स्टेज था, जिसमें विकास इंजन का यूज़ किया गया था। तीसरा जो स्टेज था वो क्रायोजेनिक स्टेज था। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस यूज़ किए गए थे इसमें, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने
सॉफ्ट ल्यूनार लैंडिंग के कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने दिखाएं। ठीक है। कौन सा लॉन्च व्हीकल को हमने यूज़ किया? LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको GSLV मार्क 3 भी हमने पहले कहा था। ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कहाँ लैंड किया था? साउथ पोल के पास। ठीक है, जहाँ पे वाटर आइस डिपॉजिट्स होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब हम इसके अलग अलग जो 3 मॉड्यूल्स बताया था ना, कि एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है, एक रोवर है, तो इसमें अलग अलग पेलोड्स क्या क्या थे वो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था ना, उसका काम था कि लैंडर और रोवर को मून अगर मान लीजिए ये है, तो मून का ये ऑर्बिट हो गया, मून के सरफेस से 100 किलोमीटर दूर ये जो ऑर्बिट है ना, यहाँ पे पहुंचा दें लैंडर और रोवर को। ठीक है। उसके बाद से प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक और चीज़ था, एक शेप नाम का एक पेलोड रखा गया था, जिसका काम क्या था कि अर्थ के स्पेक्ट्रल और पोलरीमेट्रिक प्रॉपर्टीज को पढ़े। ठीक है। इसका फुल फॉर्म था स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक है। दूसरा क्या था? लैंडर मॉड्यूल। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ये नाम याद रखिएगा। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ये नाम याद रखने वाला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। इसका लैंडर का काम क्या था कि मून के सरफेस पे जाकर के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के गया था इस पर्पस के लिए? एक का नाम चेस्ट था, दूसरे का इल्सा, तीसरा लैंगम्यूर प्रूव, और चौथा नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लेके गया था जिसका नाम था लेसर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। इन सब का अलग अलग से काम देख लेते हैं। चेस्ट का काम था कि मून के सरफेस के टेम्परेचर को मेज़र करें और थर्मल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करें, ताकि हम पता कर सकें कि मून हैबिटेबल रहेगा कि नहीं फ्यूचर में। ठीक है। इल्सा का काम क्या था कि अर्थक्वेक टाइप का जो सिस्मिक एक्टिविटी हो रहा है ना मून पे, उसको रिकॉर्ड करे ये। लैंगमुइर का काम क्या था कि वहाँ का जो प्लाज्मा का जो इन्वायरमेंट है ना, प्लाज्मा क्या होता है? फोर्थ या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, उसी को स्टडी करने के लिए वहाँ पे था ये। और ये जो नासा का जो इंस्ट्रूमेंट था, इसका काम क्या था? ये मून पे जो डिस्टेंस मेजरमेंट है उसको प्रिसाइजली मेजर करे। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रज्ञान का क्या क्या काम था और प्रज्ञान पे क्या क्या हम लेकर के गए थे। सबसे पहले वहाँ एक लेकर के गए थे हम APXS, जिसको कहते हैं, जिसका काम था कि मून का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन देखे कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स, ऑक्सीजन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या क्या है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए हम ये APXS को लेकर के गए थे। दूसरा था लिब्स, जिसका काम क्या था कि लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मून के सरफेस को एनालाइज करें और सरफेस के अंदर क्या है उसको भी एनालाइज करें। तो ये चीज़ जो है ना, थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपको रटना पड़ेगा। कौन कौन सा पेलोड लेकर के गए या कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के गए, जिसका क्या काम था, इसको मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, ये बस रटने वाली ही चीज़ है। ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें चंद्रयान 3 मिशन के, सबसे पहले तो लीडरशिप इस्टेब्लिश हुआ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन में। दूसरा, स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी भी हमारे पास आया, कैसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, कैसे हम डॉकिंग कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों का यूज़ हम गगनयान मिशन में करेंगे आगे जा कर के। ठीक है। स्पेस इकोनॉमी को भी हमारा बूस्ट मिला इससे। वाटर को एक्सप्लोर किया, फ्यूचर में हम चंद्रयान 4 करने वाले हैं, जिसका हमारा पर्पस होगा कि हम सैंपल्स लेकर के आए चाइना अर्थ से, अर्थ पे मून से। ठीक है। और इसका एरिया भी जो एक्सप्लोरेशन का होगा ज़्यादा होगा। चंद्रयान 3 में हमने सिर्फ 500 × 500 मीटर एरिया कवर किया था, अब 1 किलोमीटर × 1 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसमें अगर कंपेयर करना है ना चाइना से, तो चाइना ने क्या किया है? चाइना का प्लान है कि क्रू भेजेगा, यानी इंसानों को भेजेगा मून पे 2030 तक। ठीक है। और वहाँ पे बेस भी बनाएगा 2030 तक। देखिए हम उनसे कितना पीछे हैं, अभी सिर्फ वहाँ से सैंपल लाने की बात कर रहे हैं, और चाइना जो है वहाँ पे क्रू को स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन में क्या करना है? 3 लोगों को 400 किलोमीटर ऑर्बिट पे लेकर के जाना है। ठीक है। और वहाँ से वापस भी लेकर के आना है। किससे लेकर के जाएंगे? कौन सी गाड़ी से? LVM-3 से। वापस आते वक्त या तो वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे या अरेबियन सी में गिरेंगे पैराशूट के थ्रू। ठीक है।
अब इसमें ये मिशन लगभग 7 डेज तक चलेगा। जो मित्रा वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है कि 3 स्टेप में ये किया जाएगा। 3 मिशन होंगे, पहले के 2 अनमैन्ड होंगे और लास्ट वाला मैन्ड होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हम यूज़ करने वाले हैं ना, उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाया हमने, ह्यूमन रेटेड, जिसमें कि इंसानों को रहने में दिक्कत ना हो। उसको हमने मॉडिफाई किया है GSLV मार्क 3 को। उसके उसके थ्रू ये लोग जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये 3 स्टेज होगा, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, जैसे कि उसमें यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 में। एक स्पेशलिटी ये है ना कि इसमें क्रू एस्केप सिस्टम होगा। क्रू एस्केप सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक्सीजेंसी हुआ या इमरजेंसी हुआ तो क्रू जो है वो मिशन को अबॉर्ट करके वापस आ सकते हैं सेफली अर्थ पे। ठीक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी इसमें दिया जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का। मतलब वो सारी कोशिशें की जाएंगी जिससे कि इंसानी जीवन को बचाया जा सके। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इस मिशन का। सबसे पहले तो ये इंडिया फोर्थ नेशन बनेगा यूएस, रशिया और चाइना के बाद में, जो कि इंसानों को स्पेस में भेजेगा। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी बूस्ट मिलेगा। और जो हमने मिशंस बना अपने प्लान कर रखे हैं, मून मिशन 2040 के लिए और इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने के लिए, इसमें भी हेल्प मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा शो होगा दुनिया के सामने। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा क्योंकि R&D और मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो स्टार्टअप्स वगैरह और खुलेंगी। स्पेस टूरिज्म का भी कॉन्सेप्ट आजकल चर्चा में है, स्पेस एक्स के थ्रू, तो वैसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है। ठीक है। तब लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा ना कि इंसानों को हम भेज रहे हैं, इंसान नहीं जाते और मिशन खराब हो जाता तब उतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन चूंकि हम इंसानों को भेज रहे हैं तो सबसे बड़ा यही इशू है। इंसान को वहां पे रखना है और जिंदा वापस लाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब ज़्यादा दिन तक इंसान जब रह लेता है ना स्पेस वाले कंडीशन में, तो उसका रेडिएशन के वजह से हेल्थ रिस्क शुरू हो जाते हैं, कैंसर और न्यूरल डैमेज जैसी चीज़ें, माइक्रोग्रेविटी का असर होने लगता है, इंसान अपना बैलेंस वगैरह खोने लगता है। ठीक है। तो ये सारा इशू है इसमें गगनयान मिशन में। तो इसरो से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें तो मैंने कवर करा दिया है। आपको इसमें से अभी ये ध्यान रखना है ना कि ये जो टॉपिक्स हैं इसको आपको खुद से पढ़ लेना है। निसार क्या था, स्पेडेक्स मिशन क्या है, US09 क्या है, GSAT-7R क्या है, क्योंकि अभी तक रिसेंट डेवलपमेंट्स में यही चारों मिशंस हैं। ये आप पढ़ेंगे और फिर आ, आने वाले डेवलपमेंट से भी दिस गोज विदाउट सेइंग दैट आप इससे भी अपडेटेड रहेंगे। ठीक है। तो इसरो के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।